Assalamualaikum friends, my name is Fazan Ali. Today I am going to explain American TV series Rain Season 1 Episode 2. तो let's start the video. इसके पहले सीन में फ्रेंच ट्रायल कोर्ट की जिंदान का मंजर दिखाया जाता है जहां एक लड़का टार्चर ग्रिप से जकड़ा हुआ है और उसे सजा दी जा रही है। इतने में एक लड़की यहां आती है और उस लड़के को टार्चर ग्रिप से आजाद करके यहां से चली जाती है। दूसरे सीन में लोला मैरी के हुजरे में सोई हुई है। इतने में मैरी की सहेलियां कैना, ग्रीड और एली मैरी के कमरे में आती हैं और मैरी से लोला के बारे में पूछने लगती हैं, जिस पर मैरी अपनी सहेलियों को बताती है कि हम कल रात कोलन के बारे में बात कर रही थी। तो लोला कोलन को याद करते हुए रोते हुए यहीं सो गई। फिर अपनी सहेलियों के साथ महल की किरादारी में चलते हुए बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, फ्रांस के बादशाह और मलका का कहना है कि कोलन का मुझ पर हमला करना अंग्रेजी साजिश का हिस्सा था, जबकि कोलन ने लोला को बताया था कि मेरी बर्बादी की साजिश बुनने वाला यहीं फ्रेंच रॉयल कोर्ट में किसी ऊंचे मनसब पर फाइज है और जितना मैं समझती हूँ इस सब के पीछे जो भी है वो स्कॉटलैंड और फ्रांस के इत्तेहाद और मेरी फ्रांसिस के साथ मंगनी के खिलाफ है। फिर कहती है, इंग्लैंड मेरा मुल्क और मेरा ताज चाहता है, इसलिए स्कॉटलैंड को इंग्लैंड से बचाने की खातिर मुझे अभी फ्रांस की ज़रूरत है और फ्रांसिस की मुझसे शादी करने की किसी भी मुमकिन और गैर मुमकिन इम्कान से पहले मुझे हर सूरत यह पता लगवाना होगा कि मेरा दुश्मन कौन है। अगले सीन में मलका कैथरीन फ्रेंच रॉयल कोर्ट के कमरा तख्त में सबके सामने खड़ी होकर किंग हेनरी से अपने छोटे बेटे चार्ली की शादी के बारे में बात कर रही है। मान जाओ ये ब्रिलियंट मैच है, मेडिलियन फ्रेंच तो उसकी वफादारी पर कोई सवाल उठता नहीं है, वह बहुत अमीर है हेनरी, लेकिन वो शाही खानदान से नहीं है और वो ताकत के भूखे हैं। इस सिलसिले में हेनरी और कैथरीन के दरमियान कुछ बहस होती है, जिसके बाद हेनरी कैथरीन की बात मान जाता है। इस दौरान चार्ली अपनी वालदा यानी मलका कैथरीन से, मैंने सुना है कि उसके पास ज़राफा भी है। चार्ली की इस बात पर कैथरीन जरा गुस्से से, उस वक्त वो तुम्हारी बीवी होगी। अब हेनरी फ्रांसिस मैं चाहता हूं कि तुम मेडिलियन को खुशामदीद कहने के लिए अपने भाई के साथ अराजी पर जाओ, जिस पर चार्ली हेनरी से, क्या बैश हमारे साथ आ सकता है? चार्ली की इस बात पर कैथरीन चार्ली से, चार्ली तुम जानते हो कि बैश तुम्हारा सगा भाई नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे बाप का बेटा है, उसकी वहां तुम्हारे साथ मौजूदगी बेअदब गुस्ताखी होगी। अब मैरी भी इस गुफ्तगू में अपना हिस्सा डालते हुए कैथरीन और हेनरी से कहती है, शायद मुझे भी फ्रांसिस के साथ जाना चाहिए। फिर कहती है, जब पहली मरतबा मैं यहाँ आई थी तब मैं भी बच्ची थी, हो सकता है कि मेरी वहां मौजूदगी उसके इत्मीनान का बाइस बने। मैरी की इस बात पर कैथरीन मैरी की बात की नफी करने लगती है, जिस पर कैथरीन की बातों को मद्देनजर रखते हुए हेनरी मैरी से, ये कई घंटों की मसाफत हो सकती है मैरी, तो हम सफ़र का सामान साथ ले जाएंगे, मुझे कोई मसला नहीं होगा सच्ची में। इस दौरान फ्रांसिस बड़ी दिलचस्पी से मैरी की तरफ देख रहा है। मैरी की इस बात पर हेनरी गार्ड से मैरी के लिए बगी तैयार करवाने का कहता है और फिर यहाँ से चला जाता है। इससे अगले सीन में मैरी और फ्रांसिस चार्ली के हमरा चार्ली के मुस्तकबिल की बीवी को लाने जाते हैं। सफर के दौरान मैरी सोई हुई है। फ्रांसिस प्यार भरे अंदाज में मैरी की तरफ देख रहा है। मुकर्ररा जगह पर पहुंचने के बाद मैरी और फ्रांसिस बग्गी से बाहर निकलते हैं और चहलकदमी करने लगते हैं। इस दौरान फ्रांसिस को समंदर में कुछ कश्तियां दिखाई देती हैं, जिस पर फ्रांसिस मैरी से, ये फ्रांसीसी जहाज तो नहीं है, ये तो अंग्रेजी जंगी कश्तियां हैं। फिर अंग्रेजी कश्तियों को साहिल समंदर पर लंगर अंदाज होता हुआ देखकर फ्रांसिस अपने सिपाहियों को बुलाता है। इस दौरान मैरी फ्रांसिस से, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? फ्रांसिस, मैं नहीं जानता, मेरे ख्याल में ये इलाका मुतनाज़ा है। मैरी, लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान तो अमन है, तो क्या ये मुझे लेने आए हैं? मैरी की इस बात पर फ्रांसिस अपने सिपाहियों से, चार्ली और मैरी को यहाँ से दूर ले जाओ, उन्हें छुपाओ। फिर मैरी से कहता है, क्या तुम घुड़सवारी करना जानती हो? मैरी, हाँ। फ्रांसिस, तुम्हें अभी सिपाहियों के हमरा यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सिपाही भी अपनी कमानों से अंग्रेजी सिपाहियों के खिलाफ निशाने साध लेते हैं। इतने में बैश यहाँ आता है और अपने सिपाहियों को हमला ना करने की हिदायत करता है, जिस पर फ्रांसिस बैश से उसके इस हुक्म की वजह दरियाफ्त करता है। बैश अंग्रेज जज्बा खैर सगाली के तहत यहाँ आए हैं। फिर कहता है, फ्रांसीसी कश्तियों को पानी में कुछ खराबी पेश आ गई थी, अंग्रेज उनकी मदद के लिए आए थे। मैरी, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? बैश, उन्होंने महल में अपना कासिद भेजा था। इसके बाद इस कशीदा सूरत हाल में बेहतरी आ जाती है। अगले सीन में मेडिलियन अपने मुस्तकबिल करीब के मुमकिन खामन से तारफी मुलाकात करने की खातिर आगे बढ़ती है, लेकिन चार्ली अपनी जगह पर ही खड़ा है। इस दौरान फ्रांसिस चार्ली को आगे बढ़कर मेडिलियन से मुलाकात करने का कहता है, मगर चार्ली फ्रांसिस की बात नहीं मानता और अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है, जिस पर मैरी मेडिलियन के पास जाती है और उसके साथ तारफी गुफ्तगू करने लगती है। इसके बाद चार्ली भी आगे आता है और फिर नीचे से एक फूल उठाकर मेडिलियन को दे देता है। अगले सीन में फ्रेंच रॉयल कोर्ट में तकरीब का समा है, जहां चार्ली और मेडिलियन खेल खेल रहे हैं और कुछ लड़के और लड़कियां डांस कर रहे हैं। इस तकरीब के दौरान कैथरीन और हेनरी एक साइड पर खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हेनरी, अंग्रेजी सिपाहियों को ठहराने के लिए टेंटों और उनके खाने पीने के लिए खुराक का बंदोबस्त भी किया जा चुका है। कैथरीन, हमारे इर्द गिर्द अंग्रेजों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जिनमें उनके बहुत उम्दा जंगजू भी शामिल हैं। हेनरी, हाँ, जब तक ये अपनी दुश्मनी जाहिर नहीं करते उनके साथ दोस्तों की तरह ही पेश आओ। फिर कहता है,
चंद ही दिनों में ये अपने रास्ते पर गामजन होंगे। ये कहकर हेनरी यहाँ से चला जाता है। अब हेनरी के जाने के बाद नोस्ट्राडेमिस कैथरीन के पास आता है और उससे बात करने लगता है। मुझे लगता है कि अंग्रेज आपके पसंदीदा मेहमान है। कैथरीन, हाँ, क्योंकि वो मैरी से नफरत करते हैं। फिर कहती है, लेकिन अगर वो अपनी जंगी चढ़ाई स्कॉटलैंड तक ही महदूद रखें तो, मगर वो फ्रांस को भी चाहते हैं, वो हर चीज चाहते हैं। जिस पर नोस्ट्राडेमिस मैरी की इज्जत खराब करने वाली कैथरीन की साजिश का तस्करा करने लगता है, जो पिछली किस्त में नाकाम हो गई थी और जिसके नतीजे में लोला का महबूब मारा गया था। नोस्ट्राडेमिस की इस बात पर कैथरीन नोस्ट्राडेमिस से, अगर मेरा वो मंसूबा कामयाब हो जाता तो फ्रांसिस अपने उस अलमनाक मुस्तकबिल से बच जाता जिसकी तुमने पेशीन गोई की थी। फिर कहती है, मैं अपने बेटे को ये कैसे बताऊं कि तुमने उसकी मौत देखी है जिसकी वजह उसकी मैरी से शादी बनेगी। नोस्ट्राडेमिस फ्रांसिस पेशीन गोइयों पर यकीन नहीं करता, वो इसे नजरअंदाज कर देगा। कैथरीन, लेकिन मुझे तुम पर और तुम्हारी पेशीन गोइयों पर यकीन है, तो तुम उसे हमारे दरमियान राज ही रहने दो। दूसरी तरफ मैरी एक अंग्रेजी लॉर्ड साइमन वेस्टब्रुक से बात कर रही है। लॉर्ड साइमन वेस्टब्रुक मैरी से तारफी गुफ्तगू के बाद मैरी की मंगनी के बारे में पूछता है, जिस पर मैरी काफी अच्छी जा रही है, हम बहुत खुश हैं। लॉर्ड साइमन वेस्टब्रुक, तो फिर अभी तक आपकी शादी की तारीख तय क्यों नहीं हुई? फिर कहता है, चार्ल्स और मेडेलियन सिर्फ 7 बरस के हैं और जब वो 14 साल के होंगे तब उनकी शादी हो जाएगी। मजीद कहता है, फ्रांस की कमिटमेंट खोखली है, वो दोनों तरफ से खेल रहे हैं। लॉर्ड साइमन वेस्टब्रुक की इस बात पर मैरी और उसके दरमियान तकरार शुरू हो जाती है, जिसके जवाब में लॉर्ड साइमन वेस्टब्रुक मैरी से अपनी खूबसूरत सहेलियों और अपनी आरज़ूए नजात की गठली बांध लें और स्कॉटलैंड वापस लौट जाएं। इस ज़बानी गोलाबारी के दौरान फ्रांसिस भी यहीं मौजूद है और थोड़ा दूर खड़ा होकर इन दोनों की तरफ देख रहा है। यहां मैरी भी लॉर्ड साइमन वेस्टब्रुक की ईंट मिसल बातों का जवाब पत्थर से देना जारी रखते हुए कहती है, यही तो इंग्लैंड चाहता है, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही। इसके बाद लॉर्ड साइमन वेस्टब्रुक अपनी अंग्रेजी साजिश के बारे में बात करने लगता है, जिसके नतीजे में पिछली किस्त में मैरी की खाना चखने वाली कनीज के मुंह, नाक और कानों से खून का फवारा जारी हुआ था। लॉर्ड साइमन वेस्टब्रुक की इस बात पर मैरी शदीद गुस्से में आ जाती है, जिस पर यहीं मौजूद फ्रांसिस दोनों के बीच में कूद पड़ता है और फिर मैरी के गुस्से को ठंडा करने के लिए उसे एक साइड पर ले जाता है। मैरी, तुम ये क्या कर रहे हो? फ्रांसिस, हिलना मत और मुझे धक्का ना देना, तुम कांप रही हो, तुम किसी पर यह जाहिर नहीं कर सकती कि तुम डरी हुई हो। मैरी, वो मुझे यहाँ फ्रेंच रॉयल कोर्ट में धमका रहा था, वो मुझे बता रहा था कि मेरी खानकाह में जहर उन्होंने ही पहुंचाया था। फ्रांसिस, इम्कान है कि उन तक हमारी नारजामंदाना शादी की खबर पहुंच गई है। मैरी, मतलब कि वो आगाह है कि मुझे तुम्हारे मुल्क की हिफाजत हासिल नहीं है। फ्रांसिस, तुम्हें हासिल है, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैरी, लेकिन यह सच नहीं है। फ्रांसिस, मगर हमें उन्हें इस बात का यकीन दिलाना होगा कि हम एक हैं। इसके बाद फ्रांसिस मैरी को अपने साथ डांस करने की पेशकश करता है, जिस पर ये दोनों सबके सामने डांस करने लगते हैं। इस दौरान एक गार्ड यहाँ आता है और नोस्ट्राडेमिस के कानों में कुछ सरगोशी करने लगता है। इससे अगले सीन में नोस्ट्राडेमिस कैथरीन के साथ महल की जिंदान की तरफ जाते हुए उससे बताता है कि जल्लाद ने गलती से कोलन की जगह दूसरे कैदी का सर कलम कर दिया था और कोलन, जो कि यहाँ सजा भुगत रहा था, वो किसी की मदद से यहाँ से भाग निकला है। नोस्ट्राडेमिस की यह बात सुनकर कैथरीन परेशानी से, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोलन जानता है कि हमने क्या किया है और अगर उसने मैरी को सब बता दिया तो वो हमें बर्बाद कर देगी। नोस्ट्राडेमिस, खास तौर पर अगर आपके खामन ने इस कहानी पर यकीन कर लिया तो। कैथरीन, नहीं, हमें उसे ढूंढना होगा, ढूंढो उसे और मार डालो। अगले सीन में हेनरी और कैथरीन मैरी को कोलन के जिंदा होने की तलाह देते हैं और मैरी को बताते हैं कि वो किसी की मदद से जिंदान से भाग निकला है, जिस पर मैरी हेनरी और कैथरीन से, लेकिन आपने तो कहा था कि उसका सर कलम किया जा चुका है। कैथरीन, यहां अक्सर ऐसा हो जाया करता है। मैरी को हौसला देने का ड्रामा करते हुए मैरी से कहती है, जासूसी और गद्दारी हमारी दुनिया में आम है, लेकिन तुम्हें हमारी हिफाजत हासिल है। मजीद कहती है कि सिपाही कोलन को हर जगह ढूंढ रहे हैं, वो उसे जल्द ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे। कैथरीन की इस बात पर मैरी हेनरी से कोलन को जिंदा वापस लाने की दरख्वास्त करते हुए कहती है कि मैं उससे कुछ सवालात करना चाहती हूं, मैं उससे पूछना चाहती हूं कि मेरी जाती नंस के खिलाफ अंग्रेजी साजिश कितनी गहरी है। जिस पर कैथरीन फौरन मैरी से कहती है, कोलन एक खतरनाक भगोड़ा है, हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि वो सिपाहियों पर हमला नहीं करेगा और जवाब में मारा नहीं जाएगा। हेनरी, लेकिन हम कोशिश करने का वादा कर सकते हैं। इससे अगले सीन में हेनरी और कैथरीन महल की किरादारी में चलते हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हेनरी, मुझे पता चला है कि कोलन की फरार की खबर तुम्हें सबसे पहले पता चली थी और तुम्हें कल रात नोस्ट्राडेमिस के साथ जिंदान में भी देखा गया था। कैथरीन, हाँ, ऐसा ही है। फिर तंज करते हुए कहती है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी मिस्ट्रेस की ख्वाबगाह में भी आराम नहीं करना चाहती थी। हेनरी, डयाने अराजी महल में है, तो अब दिन हो या रात, कोई भी खबर तुम मुझे पहुंचा सकती हो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि लड़का यानी कोलन क्या कहता है। ये कहकर हेनरी यहां से चला जाता है। अगले सीन में फ्रेंच रॉयल कोर्ट के बाहर एक तकरीब का समा है, जहां चार्ली और मेडेलियन खेल खेल रहे हैं।
चार्ली और मेडिलियन को एक साथ खेलते हुए देखकर मैरी और फ्रांसिस आपस में अपने बचपन के बारे में बात करने लगते हैं। इस दौरान फ्रांसिस मैरी से, तुम भी बिल्कुल मेडिलियन ही की तरह थी, कभी खेल खत्म नहीं करती थी और कभी भी कहानी सुनने के लिए मेरे साथ नहीं बैठती थी। फ्रांसिस की यह बात सुनकर मैरी फ्रांसिस की तरफ देखने लगती है, जिस पर फ्रांसिस मैरी से, क्या हुआ मैरी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसी ना होती, लेकिन मेरे हालात आसान नहीं है। फ्रांसिस, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम खातिर जमा रखो। मैरी, मैं बहुत खौफजदा हूँ। फिर कहती है, मुझ पर हमला करने वाले लड़के कोलन ने लोला को बताया था कि उसे ऐसा करने पर महल में से ही किसी ने मजबूर किया था। फ्रांसिस, मतलब कि इस साजिश के पीछे किसी फ्रांसीसी का हाथ था। जिस पर मैरी यहीं मौजूद कैथरीन को अपने शक के दायरे में लाते हुए कहती है, हाँ, वो शख्स यहाँ महल में ही मौजूद है और किसी बड़े ओहदे पर फाइज है, और मेरे ख्याल से उसी के हुक्म पर उसे सरकलमी की सज़ा भी सुनाई गई थी। मैरी की इस बात पर फ्रांसिस मैरी से, इस तरह के हुक्म तो मेरे वालिदैन की तरफ से जारी होते हैं मैरी, जब मैंने उनसे बात की थी तब मुझे तुम्हारे वालिद तक मशकूक लग रहे थे। फ्रांसिस, और मेरी वालदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम उन्हें भी शक की निगाहों से देखती हो? मैरी, मैं ये नहीं कह रही, बस मैं इस बात की यकीन दहानी चाहती हूँ कि वो कोलन को जिंदा सलामत वापस ले आएं। फिर कहती है, जब मेरी तुम्हारे वालिदैन से बात हुई थी तब वो कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है। फ्रांसिस जरा गुस्से से, तो फिर ऐसा ही होगा, तुम्हें फ्रांस के बादशाह और मलका ने जबान दी है अपनी। मैरी, उन्होंने तो मुझे इस बात की भी जबान दी थी कि वो तुम्हारी और मेरी शादी करवाएंगे। फिर कहती है, मुझे नहीं लगता कि ज़बान की कोई भी अहमियत है यहाँ। मैरी की इस बात पर फ्रांसिस गुस्से से यहाँ से चला जाता है। इस अगले सीन में बैश मैरी से बात कर रहा है, मैं नहीं जानता कि तुम्हें अंग्रेज़ों या फ्रांसीसी महल में से किससे ज़्यादा खौफजदा होना चाहिए। मैरी, अंग्रेज़ सालों से मुझे डरा रहे हैं, लेकिन कोलन वो वाहिद शख्स है जो जानता है कि यहाँ फ्रेंच रॉयल कोर्ट में मेरा हरीफ कौन है। बैश, और तुम्हें क्या लगता है कि एक गद्दार के बयान की कोई अहमियत होगी? मैरी, अगर सही लोग उसका यकीन करें तो हाँ। मैरी की इस बात पर बैश मैरी को कोलन को ढूंढने के लिए फ्रेंच रॉयल कोर्ट से मुल्हिका आसेबी खूनी जंगल में जाने का इंदिया देने लगता है। आसेबी खूनी जंगल का तस्करा सुनकर मैरी बैश से बैश के बताए हुए सयाह तारीख जंगल के बारे में पूछने लगती है, जिस पर बैश मैरी के सवालों को टाल देता है और कोलन को ढूंढने के लिए यहाँ से चला जाता है। इस दौरान फ्रांसिस को भी थोड़ी दूर से मैरी और बैश की तरफ देखते हुए दिखाया जाता है। अगले सीन में चार्ली महल की पिछली तरफ एक गार के पास खड़ा होकर किसी गुमनाम शय से बात कर रहा है। इस दौरान मैरी, जो चार्ली को मेडिलियन की नाराजगी के बारे में बताने और उसे मेडिलियन से दोस्ती करने का कहने के लिए यहाँ आई थी, वो चार्ली को किसी गैबी चीज से बात करता हुआ देखती है तो उससे इसके बारे में सवालात करने लगती है, जिस पर चार्ली मैरी को बताता है, मैं अपनी दोस्त से बात कर रहा था। मजीद कहता है कि वो मुझसे नाराज हो गई है। वो कहती है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं उसे याद भी नहीं रखूंगा। चार्ली की इस बात पर मैरी चार्ली की इशारा करदा गार की तरफ देखने लगती है, जिस पर चार्ली मैरी से, अंदर मत जाना। फिर कहता है वो कब आपसे मिलना चाहती है इसका फैसला वो खुद करती है। मैरी हैरत से, ये कोई दोस्ताना तो ना हुआ? फिर कहती है, आपकी इस गुमनाम दोस्त का नाम क्या है? फिर मैरी के इसरार करने पर चार्ली मैरी को बताता है कि मेरी दोस्त का नाम क्लारिसिया है। साथ में ये भी बताता है कि वो सब कुछ जानती है क्योंकि वो जहां चाहे जा सकती है, सब कुछ देख सकती है और उसे सबके राजों का पता होता है। चार्ली की इस बात पर मैरी चार्ली से, मेरे ख्याल में आपकी इस दोस्त जो छुप कर रहना पसंद करती है, मैं इससे मिल चुकी हूँ। चार्ली, फिर तो आप बहुत खुश नसीब हैं क्योंकि वो लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करती। फिर कहता है, अक्सर औकात तो वो मुझसे बात भी नहीं करती, फिर मैं रिश्वत के तौर पर उसके साथ पत्थरों वाला खेल खेलता हूँ जो उसे बहुत पसंद है। इसके बाद मैरी इस गार की तरफ चल पड़ती है और क्लारिसा को पुकारने लगती है। अगले सीन में मैरी अपने हुजरे में जाती है तो वहां मौजूद एक लड़की मैरी की पोशाक पहने कमरे के शीशे के सामने खड़ी अटकेलियां कर रही होती है। इस दौरान इसकी नजर मैरी पर पड़ती है। कनीज को अपना लिबास पहना हुआ देखकर मैरी कनीज से, ये तो मेरी पोशाक है ना? अभी मैरी कनीज से ये पूछती ही है कि इतने में कनीज के जिस्म पर जहरीली खारिश शुरू हो जाती है, जिस पर कनीज मैरी से ये कहते हुए कि ये पोशाक जहर आलूदा थी, मुझे ये नहीं पहननी चाहिए थी, तकलीफ से नीचे गिर जाती है। कनीज की इस हालत को देखकर मैरी मदद मांगने के लिए अपने कमरे से बाहर भाग पड़ती है। अगले सीन में मैरी फ्रांसिस और गार्ड्स के हमरा अपने हुजरे में पहुंचती है, लेकिन अब यहां कोई भी मौजूद नहीं होता, जिस पर मैरी परेशान कुन अंदाज में फ्रांसिस से, वो अभी यहीं थी, यहीं लेटी दर्द से मर रही थी। फिर डरे हुए अंदाज में कहती है, इतनी जल्दी वो कहां जा सकती है? फ्रांसिस, वो सबूत अपने साथ ले गए हैं क्योंकि जिस किसी ने भी तुम्हें मारने की कोशिश की थी वो अपने मकसद में नाकाम हो गए थे। मैरी से ये कहकर फ्रांसिस मुजरिम को पकड़ने की खातिर अपने सिपाहियों को महल की चारों जानिब दौड़ाता है। इसके बाद मैरी उलझन में फ्रांसिस को लेकर अपने कमरे से मुल्हिका तारीक पथरीले रास्ते की तरफ बढ़ती है। फिर इस सयाह पथरीले रास्ते को फ्रांसिस को दिखाते हुए मैरी फ्रांसिस से, क्या वो यहाँ से जा सकते हैं? जिस पर फ्रांसिस मैरी से, नहीं। फिर मैरी को बताता है, ये पुराना पथरीला रास्ता है जो महल के पुराने हिस्से को नए हिस्से से जोड़ता है और इसके बहुत से हिस्से को बंद करवाया जा चुका है। फिर मैरी के कमरे से मुल्हिका
तारीख पथरीले रास्ते से बाहर आने के बाद फ्रांसिस मैरी को हौसला देते हुए मैरी से तुम फिक्र मत करो, हम इस मसले को हर सूरत में हल करके रहेंगे। फिर कहता है मैं इसी वक्त अंग्रेज सफीर को गिरफ्तार करवाकर सवालात के कटहरे में खड़ा करवाऊंगा। मैरी से यह कहकर फ्रांसिस यहां से चला जाता है। से अगले सीन में हेनरी फ्रेंच रॉयल कोर्ट की एक राहदारी में कैना के साथ खड़ा होकर उससे पिछली किस्त में अपने और उसके दरमियान होने वाली नाजीबा हरकत का तस्करा कर रहा है। हेनरी कैना से जब से मैं तुमसे मिला हूं मेरी सोचों पर तुम्हारा ही गलबा है, जिस पर कैना हेनरी से उससे मुंसलिक होने से अपनी इज्जत को लाहक मुमकिन खतरात के बारे में बात करने लगती है। लेकिन कैना के इन बातों के बावजूद भी हेनरी कैना के साथ फ्लर्ट करना जारी रखता है। अगले सीन में फ्रांसिस महल की एक राहदारी में हेनरी के साथ चहलकदमी कर रहा है और इस दौरान फ्रांसिस हेनरी से मैरी पर होने वाले हमले का कसूरवार अंग्रेजी सफीर को ठहरा रहा है, जिस पर हेनरी फ्रांसिस से जब तक मुलाजमा की लाश नहीं मिलती तब तक हम कुछ साबित नहीं कर सकते। फ्रांसिस अंग्रेजी सफीर को कॉर्नर करें और उसे अजियत दें क्योंकि उसे मैरी को अजियत देते हुए कोई मसला नहीं हुआ था। हेनरी मेरा मशीर साइमन के साथ ठहरा हुआ है और सूरत हाल पर कड़ी नजर रख रहा है। फ्रांसिस इसका मतलब कि आप कुछ नहीं करेंगे। हेनरी मैंने ऐसा नहीं कहा। फ्रांसिस आप मैरी को यहाँ ठहराना चाहते हैं एक ऐसे हथियार की तरह जिसे आप कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हेनरी इत्तेहाद हथियार ही होते हैं। फ्रांसिस मैरी सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि एक जीती जागती लड़की भी है जिसे आपकी हिफाजत में भेजा गया है, लेकिन अब उसकी जिंदगी खतरे में है। तो अगर हम अपने इत्तेहाद को इज्जत नहीं दे सकते तो उसे खत्म कर दें, वापस भेज दें मैरी को। जिस पर हेनरी फ्रांसिस से कहता है उसकी जिंदगी तो हमेशा से ही खतरे में थी। जब वो यहाँ पहली मर्तबा आई थी तो वो सिर्फ 6 साल की थी और वो यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उसे अंग्रेज मारना चाहते थे। फ्रांसिस जान तो उसकी यहाँ भी महफूज नहीं है। हेनरी तो फिर हमें क्या करना चाहिए तुम्हारे ख्याल में? उसे स्कॉटलैंड वापस भेजना चाहिए जहां उसकी वालदा ये उम्मीद लगाई बैठी है कि मैरी फ्रांस के मुस्तकबिल के बादशाह से शादी करके वापस लौटेगी। फिर कहता है वो यहां अपना काम कर रही है और उसका काम यह है कि वो इंतजार करे कि मैं कब तुम्हारी उसकी शादी का हुक्म देता हूं। फ्रांसिस से यह कहकर हेनरी यहां से चला जाता है। इससे अगले सीन में बैश कोलन को तलाश करते हुए फ्रेंच रॉयल कोर्ट से मुल्हिका जंगलात में पहुंचता है जहां उसे एक दरख्त पर कोलन की लाश उल्टी लटकी हुई दिखाई देती है। अगले सीन में मैरी अपनी सहेलियों कैना, लोला, एली और ग्रीड के करीब खड़ी होती है। इतने में फ्रांसिस जहां आता है और मैरी से बात करने लगता है। फ्रांसिस मैरी से अंग्रेजी कासिस से पूछताछ की जा चुकी है लेकिन कुछ पता नहीं चला। फ्रांसिस की इस बात पर मैरी मायूसी से मुझे हैरत नहीं हुई, जिस पर फ्रांसिस हर सूरत हाल में मैरी को अपने साथ होने का यकीन दिलाता है। फिर मैरी से कहता है कि मैं जानता हूं कि बैश भी तुम्हारी मदद कर रहा है और ये कि वो इस वक्त कोलन को तलाश करने की खातिर तारीख आज से भी जंगल में गया हुआ है। फ्रांसिस के इस बात पर मैरी फ्रांसिस से तुम्हें मेरा इस तरह खुफिया तौर पर बैश से मदद लेना बुरा तो नहीं लगा? फ्रांसिस नहीं, तुम्हें मदद की ज़रूरत है लेकिन अभी काफ़ी देर हो चुकी है, अब तक तो उसे वापस लौट आना चाहिए था। फिर कहता है क्या उसने तुम्हें कुछ बताया कि वो जंगल में किस तरफ जा रहा है? इसके बाद मैरी फ्रांसिस को बैश के असेबी खूनी जंगल में जाने के बारे में बताने लगती है। मैरी से सारी मालूमात लेने के बाद फ्रांसिस यहाँ से जाने लगता है कि मैरी फ्रांसिस को रोकती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, जिसके बाद फ्रांसिस यहाँ से चला जाता है। फ्रांसिस के जाने के बाद मैरी की सहेलियाँ मैरी के पास आती हैं और मैरी को बताती हैं कि हमने तमाम मुलाजमीन और महल के पहरे पर तैनात गार्ड से पूछताछ की है लेकिन उनमें से किसी ने भी किसी को तुम्हारे कमरे से निकलते हुए या उस मुलाजमा को तुम्हारे कमरे से कहीं ले जाते हुए नहीं देखा। अपनी सहेलियों की यह बात सुनकर मैरी खुद से तो फिर उन्होंने जरूर नकल मकानी रास्ता इख्तियार किया होगा। अगले सीन में मैरी अपने कमरे से मुल्हिका तारीख नकल मकानी रास्ते में जाती है और चार्ली की अनजान दोस्त क्लारिसा को पुकारते हुए कहती है, क्लारिसा मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ, तो अगर तुम चाहो तो हम खेल सकते हैं। लेकिन आगे से कोई जवाब मौसूल नहीं होता, जिस पर मैरी क्लारिसा से अगर तुम मुझे सुन रही हो तो आओ और मुझसे बात करो। मैरी की इस बात पर क्लारिसा एक पत्थर को मैरी की तरफ उछालते हुए उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है, जिस पर मैरी क्लारिसा से मेरे पास तुम्हारे लिए एक बूझने वाला खेल है। फिर कहती है मैं कुछ बूझने जा रही हूँ, अगर मैंने सही बूझा तो तुम पत्थर को मेरी तरफ वापस धकेलोगी और अगर मैंने गलत बूझा तो तुम पत्थर को अपने पास ही रहने दोगी। इसके बाद मैरी अपने हाथ में मौजूद एक पत्थर को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मेरे ख्याल में तुम जानती हो कि मुझे नुकसान कौन पहुंचाना चाहता है। मैरी की इस बात पर मैरी का फेंका हुआ पत्थर वापस आ जाता है, जिस पर इस बार मैरी यक वक्त 2 पत्थर आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मुझे नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? क्या वो अंग्रेज है या कैथरीन है? इस बार मैरी के धकेले हुए दोनों पत्थर ही मैरी के पास लौटकर वापस आ जाते हैं। इसके बाद मैरी क्लारिसा से मजीद कुछ तस्दीक करने लगती है लेकिन अब आगे से जवाब आना बंद हो जाता है, जिस पर मैरी इस पथरीले रास्ते पर थोड़ा आगे की जानिब चल पड़ती है जहां उसे एक चाबी मिलती है।
इससे अगले सीन में फ्रांसिस बैश को तलाश करते हुए सियाह असीबी जंगल में पहुंचता है, जहां बैश कोलन की लाश के पास खड़ा होता है। बैश के पास पहुंचकर फ्रांसिस बैश से ये कैसे मरा, जिस पर बैश फ्रांसिस को बताता है कि जब मैं यहां आया था तो ये मरा हुआ था। फिर कहता है हो सकता है कि हमारे यहां आने से पहले ही गार्ड ने इसे आ लिया हो। बैश की इस बात पर और कोलन की टांगों पर बंधी रस्सी को देखकर फ्रांसिस बैश से हमारे गार्ड लाश को उसकी गर्दन से लटकाते हैं, ना कि उसकी टांगों से। बैश गार्ड अपने कायदों पर खेलते हैं छोटे भाई। इसके बाद ये दोनों मिलकर कोलन की लाश को उठाने लगते हैं। इस दौरान बैश को यहाँ किसी की आहट महसूस होती है और बैश अपने इर्द गिर्द देखने लगता है, जिस पर फ्रांसिस इस आवाज को अपने लाइल्मी में अपने सिपाहियों के कदमों की आहट समझता है और बैश को पुरसकून रहने का कहता है। फ्रांसिस की इस बात पर बैश फ्रांसिस को बताता है कि ये गार्ड्स नहीं है। इसके बाद बैश यहाँ मौजूद किसी गैबी असेबी चीज से हम वही लेंगे जो हमारा है, वो नहीं जो तुम्हारा है। फिर इसके बाद बैश अपने हाथ में मौजूद चाकू की धार से अपनी हथेली का खून बहाते हुए एक अनजानी जबान बोलने लगता है, जिस पर रास्ता साफ हो जाता है। जिसके बाद फ्रांसिस और बैश कोलन की लाश को अपने घोड़े पर लादते हैं और यहां से रवाना हो जाते हैं। इससे अगले सीन में मैरी अपने हाथ में मौजूद चाबी जो उसे अपने कमरे से मुहलिका पथरीले रास्ते से मिली थी, उसे महल के हर दरवाजे के लॉक में लगाकर चेक कर रही है। इस दौरान यह चाबी महल के एक दरवाजे में लग जाती है और मैरी इस दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है, जहां अंग्रेजी लॉर्ड साइमन वेस्टब्रुक उसी लड़की के साथ मौजूद होता है जो मैरी के हुजरे से तशवीशनाक हालत में गायब हुई थी। इस कनीज को लॉर्ड साइमन वेस्टब्रुक के साथ देखकर मैरी सारे खेल को समझ जाती है। अब लॉर्ड साइमन वेस्टब्रुक इस कनीज को अपने हुजरे से भेज देता है। फिर लड़की के जाने के बाद वो मैरी को बताता है कि मैं इसे यहां से भेजने ही वाला था। मैरी, तो तुम अपने जुर्म का इकरार कर रहे हो कि तुमने ये सारा ड्रामा मुझे खौफजदा करने के लिए रचाया था। फिर कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे ये दिखाने के लिए कि तुम लोग क्या कर सकते हो। मजीद कहती है तुम इसकी झलक मुझे खानकाह में भी दिखा चुके हो। फिर कहती है इंग्लैंड भी हर बार हमारे बॉर्डर्स पर हमला करके मुझ पर यह जिता चुका है। मैरी की इस बात पर लॉर्ड साइमन वेस्टब्रुक मैरी से आपको यहाँ फ्रेंच रॉयल कोर्ट में भी हमसे डरना होगा, क्योंकि आपने यहाँ आकर इंग्लैंड के गजब को ललकारा है। मैरी, तो तुम मुझे खौफजदा करना चाहते हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि तुम लोग खुद मुझसे डरे हुए हो। फिर कहती है यहाँ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इंग्लैंड की मलका की तबीयत नासाज है और मेरी कजन एलिजाबेथ तख्त बरतानिया की अगली दावेदार है। मजीद कहती है लेकिन बहुसों का मानना है कि वो एक नाजायज औलाद है लॉर्ड साइमन वेस्टब्रुक, और वो ये कह रहे हैं कि तख्त बरतानिया की जायज हकदार आप हैं। लॉर्ड साइमन वेस्टब्रुक की इस बात पर मैरी गुस्से से, और अगर मैं ऐसा ना चाहूं तो, और अगर मैं ये चाहूं कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड को अमन में छोड़कर वापस लौट जाए तो लॉर्ड साइमन वेस्टब्रुक तो साबित करें कि आप हमारे लिए खतरा नहीं है। मजीद ये कि आप यहां फ्रांस की फौज की खातिर फ्रांस के मुस्तकबिल के बादशाह से शादी करने नहीं आई। मैरी, फौज की जरूरत है मुझे तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि इंग्लैंड अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। लॉर्ड साइमन वेस्टब्रुक, तो फिर हमें स्कॉटलैंड को बर्बाद करना होगा ताकि वो आइंदा कभी इंग्लैंड के खिलाफ सर ना उठा सके। लॉर्ड साइमन वेस्टब्रुक की इस बात पर मैरी जरा मायूसी से, इसका मतलब तुम लोग कभी भी मुझे सुकून से जीने नहीं दोगे। इसके बाद मैरी और लॉर्ड साइमन वेस्टब्रुक के दरमियान मजीद कुछ बहस होती है, जिस पर मैरी लॉर्ड साइमन वेस्टब्रुक से इस सब में तुम्हें कैथरीन की मदद हासिल थी ना। लॉर्ड साइमन वेस्टब्रुक, ये तो मुझे बड़ी आसानी से नई जिंदगी और आपको मात दे सकता है। अगले सीन में कैना अपने पीछे मौजूद आदमी के बारे में हेनरी से बात कर रही है। रॉबर्ट मुझ में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहा है और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि मुझे बहुत जल्द एक शाही से शादी करना है, मुझे लगता है कि मुझे अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इसके साथ गुजारना चाहिए। और इसी दौरान हेनरी कैना को अपनी तरफ राग़िब करने की तंगोदो में लगा हुआ है। इससे अगले सीन में फ्रांसिस बैश के साथ फ्रेंच रॉयल कोर्ट के अस्तबल में चलते हुए बैश से खूनी जंगल में बोले जाने वाली उसकी अनजानी जबान के बारे में पूछ रहा है, जिस पर बैश पहले तो बात को टाल देता है, लेकिन फिर फ्रांसिस के मसलसल इसरार पर बैश फ्रांसिस को बताता है वो जबान जो मैं जंगल में बोल रहा था वो उस खूनी अकीदे के पैरोकारों के इत्तेकाद का हिस्सा है। फ्रांसिस कोलन को उन बिद्दतियों ने कत्ल किया है ना। फिर कहता है मतलब कि कोलन का कत्ल उनके खूनी करार का हिस्सा था। बैश, हाँ। फिर कहता है अब तुम जान गए हो कि वो जंगल क्यों खतरनाक है। बैश की इस बात पर फ्रांसिस बैश से, तुम वहां मैरी की खातिर गए थे ना। फ्रांसिस की इस बात के पीछे छुपे खदशे को भांपकर बैश फ्रांसिस से, मैरी तुम्हारी मंगेतर है, इसलिए इस रिश्ते को मद्देनजर रखते हुए मैंने उसकी मदद करना अपना फर्ज समझा। इस वक्त बैश की आंखें इसकी जुबान का साथ बिल्कुल नहीं दे रही होती, जिसे महसूस करने के बाद फ्रांसिस बैश से, बैश हम आपस में भाई हैं। फिर कहता है कतई नज़र हमारे हालात के हम हमेशा एक दूसरे से सच बोल सकते हैं, इसलिए अपनी ज़ात से मंसूब इस झूठ को भी मुझे बता दो। ये कहकर फ्रांसिस यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में फ्रांसिस मैरी के पास जाकर मैरी को कोलन की मौत की इतला देता है, जिस पर मैरी मायूस कुन अंदाज में फ्रांसिस से कहती है
अगर कोलन मर गया है तो सब खत्म हो गया है, अब मेरे पास अपने दुश्मनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं रहा। फिर कहती है, मैं यहाँ तुमसे शादी करने आई थी, एक ऐसी शादी जो मुझे और मेरे मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती और अंग्रेज़ों को डराती, जिस पर फ्रांसिस मैरी से वो डरेंगे हमसे जब मैं बादशाह बनूंगा मैरी, और तब तक मुझे तुम्हारे मुल्क से मुमकिना या गैर मुमकिना तौर पर मिलने वाली इमदाद का इंतजार करना होगा। फिर कहती है, और वो भी तब अगर मैं खुशकिस्मती से तुम्हारी वालदा की चालों से बच गई तो। मैरी की यह बात सुनकर फ्रांसिस मैरी की बात की नफी करने लगता है और उसे यकीन दिलाने लगता है कि इस तमाम साजिशी मंसूबे में उसकी वालदा यानी कैथरीन का कोई हाथ नहीं है। लेकिन मैरी अपनी बात पर डटी रहती है और फ्रांसिस से कहती है, अपनी बात को सच साबित करने के लिए मेरे पास कोई गवाह नहीं है और ना ही तुम्हें दिखाने के लिए मेरे पास कोई सबूत है सिवाय एक अनजानी लड़की की बात के जिस पर मैं यहाँ सबसे ज़्यादा यकीन करती हूँ। फिर कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि सब के पीछे तुम्हारी वालदा का ही हाथ है। दूसरी तरफ फ्रांसिस भी कैथरीन की जमकर वकालत करता है और मैरी से कहता है कि मेरी वालदा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि वो ये जानती हैं कि मैं तुमसे तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक हमारी शादी फ्रांस के हक में बेहतर साबित नहीं होती। मैरी, तुम मानो या ना मानो, इस सब के पीछे तुम्हारी वालदा का ही हाथ है। उन्होंने मुझे डराने की कोशिश की और वो कामयाब हो गई। फिर कहती है, अगर तुम्हारी सियासत ने तुम्हें मुझसे शादी करने की इजाज़त ना दी तो फ्रांस की मलका यानी तुम्हारी वालदा की मदद से मैं यहाँ फ्रांस में अंग्रेज़ों के लिए एक आसान शिकार बन जाऊंगी और फिर मेरे लिए ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि तब मेरी वालदा भी तमाम सूरत हाल को समझ जाएंगी, क्योंकि जब मैं जिंदा ही नहीं बचूंगी तो मेरा किसी बादशाह से शादी करने या अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हफासी फ़ौज के स्कॉटलैंड ले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फ्रांसिस से ये कहकर मैरी मायूसी से यहाँ से चली जाती है। इस अगले सीन में हेनरी इस आदमी के साथ कैना के हुजरे में जाता है और फिर कैना के सामने ही आदमी से पूछता है, रॉबर्ट, क्या तुम ये जानने के बावजूद कि लेडी कैना मेरे साथ ताल्लुकात में है उनसे शादी करना चाहोगे? जिस पर रॉबर्ट, बिल्कुल, क्यों नहीं, जैसे आपका हुक्म। इसके बाद हेनरी रॉबर्ट को यहाँ से भेज देता है और फिर कैना की तरफ माइल हो जाता है। अगले सीन में फ्रांसिस कैथरीन से बात कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि मैं एक दिन एक अच्छा बादशाह बनूंगा और उसके लिए मैं अपने मुल्क की मोहब्बत के आगे किसी दूसरी मोहब्बत को फोकियत नहीं दूंगा। फिर कहता है, तो फिर आपको इस बात पर यकीन क्यों नहीं आता? कैथरीन, नहीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जिस पर फ्रांसिस कैथरीन पर यह जाहिर करते हुए कि वो ये जानता है कि कोलन की मौत की जिम्मेदार और मैरी पर हमला करवाने वाली वो यानी कैथरीन है, कैथरीन को आजमाता है कि आया कैथरीन को लेकर मैरी के ख्यालात ठीक हैं या फिर वो कैथरीन के खिलाफ गलत अंदाजे लगा रही है। फ्रांसिस के इस हरबे से कैथरीन फंस जाती है और खुद ही अपने मुंह से सच बोलने लगती है। कैथरीन के इकरार जुर्म से फ्रांसिस को अपनी वालदा को लेकर मैरी के खदशात पर यकीन हो जाता है, जिस पर फ्रांसिस अपने वालिद और अपनी वालदा की नाकाम शादी का तस्करा करते हुए कैथरीन से कहता है, मैं जानता हूं कि वालिद से मायूसी के बाद अब आप अपनी तमाम उम्मीदें अपने होने वाले बादशाह यानी मुझसे वाबस्ता करना चाहती हैं, लेकिन वालदा, आपको यह समझना होगा कि मेरी मैरी से या किसी और से शादी आपके साथ मेरे रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकती। फ्रांसिस की इस बात पर कैथरीन, फ्रांसिस से क्या तुम्हारा मैरी की तरफ झुकाव इतना ज़्यादा है? फ्रांसिस, हाँ। फिर कहता है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मजीद कहता है, मैरी यहाँ बहुत उम्मीद के साथ आई थी, लेकिन अब। जिस पर कैथरीन, जरा इत्मीनान से, अब क्या वो यहाँ से जा रही है? कैथरीन की इस बात पर फ्रांसिस पूरे यकीन से, इसके पीछे आप ही थी, है ना? फिर कहता है, आपको ये सब कुछ रोकना होगा, क्योंकि अब अगर मैरी को कुछ भी हुआ तो मेरा शक सीधा आप पर जाएगा और फिर आप मुझे खो बैठेंगी। कैथरीन से ये कहकर फ्रांसिस यहाँ से चला जाता है। इस अगले सीन में कैथरीन अपने हुजरे में मौजूद इस गार्ड से कोलन की मौत के हवाले से मुकालमा करने लगती है। असल में ये वही गार्ड होता है जिसे कैथरीन ने कोलन को मारने की खातिर से भी खूनी जंगल में भेजा था और जिसने कोलन को मारने के बाद कोलन की लाश को जंगल में एक दरख्त पर उल्टा लटका दिया था। कोलन की मौत के तस्करे के बाद ये गार्ड कैथरीन के कमरे से चला जाता है और कैथरीन सोने के लिए अपने बिस्तर की जानिब चल पड़ती है, जहां उसे अपने बिस्तर पर खून के ताज़ा निशानात दिखाई देते हैं, जिस पर कैथरीन खौफ के आलम में चिल्ला पड़ती है। अगले सीन में नोस्ट्राडामस महल के एक दरवाजे से खून के ताज़ा निशानात साफ करते हुए क्लारिसा से बात कर रहा है, वो ये कि मैं जानता हूं कि कोलन को जिंदान से तुमने रिहा किया था। फिर कहता है, और मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि तुम एक फरिश्ते की तरह मैरी को मदद फराहम कर रही हो, लेकिन मेरी ये बात याद रखो कि तुम कोई फरिश्ता नहीं हो। अगर किसी को तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता चल गया तो। इस दौरान क्लारिसा भी यहाँ मौजूद होती है और अपना चेहरा छुपाए नोस्ट्राडामस की गुफ्तगू सुन रही होती है। किसके आखिरी सीन में मैरी फ्रेंच ट्रायल कोर्ट के बाहर अकेली खड़ी होती है। इतने में फ्रांसिस यहाँ आता है और गुफ्तगू का आगाज करते हुए मैरी से कहता है, मुझे तुम पर यकीन है। फिर कहता है, तुम्हें यहाँ जो कुछ भी झेलना पड़ा मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं
कि अब तुम्हारी जान कम से कम मेरी वालदा से महफूज रहेगी। जिस पर मैरी उम्मीद भरी नज़रों से फ्रांसिस की तरफ देखते हुए कहती है, वो कैसे? फ्रांसिस, तुम्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा करना होगा और मुझे अपनी वालदा की मोहब्बत पर जो वो मुझसे करती हैं। मैरी, तो तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया। फ्रांसिस, मैंने उन पर सिर्फ अपना खदशा जाहिर किया था, तुम्हारा नाम लिए बगैर। इसके बाद मैरी फ्रांसिस को बताती है कि मेरे कैथरीन के अलावा और भी बहुत से दुश्मन हैं। जिस पर फ्रांसिस मैरी को हौसला देते हुए कहता है, इसी की खातिर तो तुम यहाँ आई हो, हमारे साथ इत्तेहाद बनाने के लिए। मैरी, और तुमने बड़े साफ अल्फाज में मुझे बता दिया था कि तुम मुझे नहीं चाहते। फ्रांसिस, मैं गलत था मैरी, लेकिन फ्रांस की तरफ तुम्हारी जिम्मेदारी। फ्रांसिस, मैं हमारी कौमों के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे जाने और अनजाने दुश्मनों के खिलाफ एक दोस्त की तरह तुम्हारे साथ हूं। फ्रांसिस की इस बात पर मैरी फ्रांसिस की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए फ्रांसिस से कहती है, एक दोस्त की तरह? फिर कहती है, तो फिर आज से हम दोस्त हुए। फ्रांसिस, हाँ, अगर हमारे दरमियान किसी ताल्लुक के पनपने का इम्कान है तो शुरुआत के लिए ये रिश्ता अच्छा है। फ्रांसिस की इस बात पर मैरी, हाँ, शुरुआत के लिए ये रिश्ता अच्छा है। फ्रांसिस, तो अब हिम्मत मत हारना और ना ही कहीं भागना, अपने कदम मजबूती से जमाए रखना। यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार ड्रामे की तीसरी एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।